हेलो, वेलकम टू लीनियर रिग्रेशन ट्यूटोरियल। आज हम लीनियर रिग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला मशीन लर्निंग का टॉपिक है और लीनियर रिग्रेशन के बारे में आपने अगर थोड़ा बहुत सुना हो, अगर नहीं सुना हो ना तो भी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपने अगर कॉलेज किया हुआ है ना तो आपने कहीं ना कहीं इसकी इक्वेशन पे थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं काम किया होगा। आपने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आपका x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और x पे y डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू क्या है डिपेंड करेगी, नहीं y उस पर डिपेंड करेगा कि x जैसे अगर बढ़ता जा रहा है तो y बढ़ता जाएगा। अगर आपका a पॉजिटिव है, अगर a नेगेटिव है, x बढ़ता जाएगा तो y आपका कम होता जाएगा। तो हमारे पास ये एक अगर आप देखें तो ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में हमारे पास डेटा पॉइंट्स दी हुई हैं। इस डेटा पॉइंट्स पे ये मेंशन किया हुआ है कि जब x बढ़ता जा रहा है तो y भी बढ़ता जा रहा है। सही है, तो इस पे हमें एक लीनियर रिग्रेशन की लाइन फिट करनी है जो इसको बेस्ट फिट हो जाए। बेस्ट फिट का मतलब ये है कि x की जो लाइन बनाएंगे ना वो ज़्यादा ओवरफिट भी ना हो, ज़्यादा अंडरफिट भी ना हो, कि x की वैल्यू हम दें तो हमें y की करेक्ट वैल्यू मिल जाए। ठीक हो गया। और इसकी कुछ मेजरमेंट्स होती हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि कितना बेस्ट फिट लाइन है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। फॉर नाउ इस पे आ जाए। इसने एक ये लाइन फिट की है, सही है, ये लाइन फिट हुई है। अब ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि इस लाइन में तो सारी पॉइंट्स कवर नहीं हो रही, इसमें तो बहुत सारी पॉइंट्स ऊपर नीचे हो रही हैं, मतलब ये कि सारी ऊपर नीचे हो रही हैं। तो जो ऊपर नीचे लाइन है ना, ऑफ कोर्स अब ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकती कि सारी पॉइंट्स में से पास होके जाए। सही है, सारी पॉइंट्स में तो स्ट्रेट लाइन नहीं जा सकती। लेकिन ये है कि आगे जो हमारे पास टेस्ट डेटा आएगी या कोई भी चीज हम प्रिडिक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें मॉडल में एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। सारी पॉइंट्स में से लाइन गुजारना मतलब कि आप इसी डेटा पे लाइन को ओवरफिट कर रहे हैं, अपने मॉडल को ओवरफिट कर रहे हैं। यू डोंट केयर अबाउट योर टेस्ट डाटा, जिस चीज के लिए आप मॉडल बना रहे हैं, जो फ्यूचर में प्रोडिक्शन करे होंगे, उसकी तो आपको उसको तो आप कंसिडर ही नहीं करें। इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारे मॉडल मॉडल में थोड़ी मॉडल को एक जनरलाइज मॉडल बनाएंगे, उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो, थोड़ा स्ट्रिक्ट मॉडल ना हो। ठीक हो गया। और दूसरे होते हैं पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। अब देखें, ये जिस तरह डाटा पड़ा है ना, इस डाटा पे मैं कोई स्ट्रेट लाइन तो फिट नहीं कर सकता। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन फिट करूंगा तो मेरी डाटा कुछ रह जाएगी, वो मॉडल एक बेस्ट फिट नहीं होगा। तो इस पे मुझे थोड़ा कर्व देना पड़ेगा मेरी लाइन को। ठीक, तो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी जो पैराबोला बनती है उसकी अपवर्ड या डाउनवर्ड की पैराबोला, उसमें अगर हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो हमारी कर्व अपवर्ड बनेगी, और आई गेस वो अपवर्ड कर्व इस डेटा पे फिट हो सकती है सही सही से। अच्छा, अगर आप इस पे आए ना तो इसमें y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। अब हम जब फिट करे होंगे डाटा, तब मॉडल क्या करेगा, a और b की वैल्यूज डिसाइड करेगा कि x का कोफिशिएंट क्या है, b का कोफिशिएंट b क्या है। तो x और y का x और सॉरी a और b जो होंगे ना वो डिसाइड करेंगे कि लाइन का स्लोप क्या है, लाइन किस स्लोप पे फिट होती है। तो वो मॉडल, यही मॉडल का काम है। एक्चुअली लीनियर रिग्रेशन का काम ही यही है कि x इक्वल y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में a और b की वैल्यूज, अप्रोप्रिएट वैल्यूज फाइंड करना, ऐसी वैल्यूज फाइंड करना जो लाइन को इस डाटा पे बेस्ट फिट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। आपके पास एक क्वाड्रेटिक का अगर एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें आपके ए बी सी की वैल्यूज ही मॉडल को इस डाटा से लर्न करके उन तीन की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये अगर आप फिट देखें तो आपका ये फिट हो गया। ठीक हो गया। अब साइकिल लर्न में इसको यूज किस तरह करेंगे, मॉडल को इवेल्युएट कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि मॉडल अच्छा है या नहीं है, वो आगे हम कोड में देखते हैं। तो हमारे पास हमारी जो लाइब्रेरीज हैं, पेंडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन की लाइब्रेरीज को मैंने इंपोर्ट किया है, और हम यूज कर रहे होंगे डेटा यूएस हाउसिंग प्राइसेस को प्रेडिक्ट कर रहे होंगे, यूएस की हाउसिंग पे काम कर रहे होंगे बेस्ड ऑन दीज
फीचर्स जिसमें आपके पास एवरेज एरिया इनकम, उस एरिया की एवरेज इनकम क्या है, एंड हाउस की एवरेज एज क्या है, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, एवरेज नंबर ऑफ रूम्स उसमें कितने हैं, एंड एवरेज नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं टोटल, एंड उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, और प्राइस जो हमारा टारगेट वेरिएबल है और ये हम प्रिडिक्ट कर रहे होंगे, और उसके बाद आपकी उस एरिया की एड्रेस है। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा डेटा को एनालाइज करते हैं कि डेटा में क्या चीज़ है, कौन से कॉलम्स हैं। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 5000 एंट्रीज हैं, मतलब 5000 ऑब्जर्वेशन हैं, 5000 रोज हैं और 7 कॉलम्स हैं, और सारे कॉलम आपके पास फ्लोट के हैं एक्सेप्ट वन कॉलम एड्रेस का जो कि आपका ऑब्जेक्ट है और वो स्ट्रिंग है। और हम यूएसए डॉट डिस्क्राइब का मेथड से देखते हैं तो हमारे पास इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू एक कितनी है, 1,07,701, और आपके पास मिनिमम 17,796, और आपका मीन जो बन रहा है वो ये बन रहा है। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी मिनिमम 17,000 है और 1,07,000 मैक्सिमम है, तो मीन समवेयर इनके बिटवीन जो बनना चाहिए 70,000 के करीब, जो कि सही बनना है। ठीक हो गया। और इसमें अगर आप देखें तो आपके मीन आपका ऑलमोस्ट 6 है और आपका मिनिमम 2.6 और मैक्सिमम ये वैल्यू हो गई। इसी तरह हमें ये बेसिक स्टेट्स मिल रही हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, कितनी स्टैंडर्ड डिविएशन है इसमें। ठीक हो गया। और अगर आप इसके कॉलम्स जानना चाहें तो आपके पास कॉलम्स का फंक्शन कॉल कर लें, ये आपके पास कॉलम्स का फंक्शन आ गया। अच्छा, अब मैं ना एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, पेयर प्लॉट, जिसमें मैं ये दे देता हूँ। अब इसमें हमें पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल किससे कितना कोरिलेटेड है, उसके स्कैटर प्लॉट्स हमारे पास होंगे। अच्छा, इसमें अब हम देखते हैं, हमें देखना है कि हमारा जो प्राइस, हमें प्रिडिक्ट क्या करना है, हमारा टारगेट वेरिएबल क्या है, प्राइस है। तो प्राइस के अगेंस्ट बाकी वेरिएबल्स कैसा कोरिलेशन बनाती है। अब एवरेज, ये लाइन पूरी देख लें ग्राफ्स की, ये लाइन एवरेज एरिया इनकम, ये देखें इस तरह ऊपर जा रहा है, जैसे ये बढ़ती जा रही है तो आपकी प्राइस भी बढ़ती जा रही है, जैसे एवरेज इनकम बढ़ती जा रही है प्राइस आपकी बढ़ती जा रही है, जो कि सेंस बनता है ऑब्वियसली। तो ये एक आपका अच्छा फीचर है, ये अच्छा कोरिलेशन बनाएगा और ये अच्छा फीचर है प्राइस को प्रेडिक्ट करने का, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे। एवरेज हाउस एज अगर देखें तो ये भी ऐसा है कि जैसे हाउस एज बढ़ती जा रही है उतनी प्राइस भी बढ़ती जा रही है, तो ये भी सेंस करता है कि आपके जैसे आगे टाइम बढ़ता जा रहा है, घर की एज बढ़ती है तो आपके प्राइसेस भी बढ़ती जा रही होती हैं। लेकिन ये भी अच्छा है, लेकिन इससे थोड़ा कम है, क्योंकि ये देखिए पूरा सही बना, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ जाती है तो हमारे पास बहुत सारे रेजिडुअल्स रह जाएंगे। और ये एवरेज नंबर ऑफ रूम्स, जो कि जितने रूम्स बढ़ेंगे उतनी प्राइस ज़्यादा होगी, जो कि सेंस भी बनता है। और ये आपका है एवरेज नंबर ऑफ बेडरूम्स, तो नंबर ऑफ बेडरूम्स जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो आपकी प्राइस भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है। आप देखें तो ऑलमोस्ट 2 बेडरूम्स वाले की भी इतनी प्राइस हो रही है और 4 वाले की भी इतनी है, 5 वाले की भी इतनी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है। मतलब ये कि ये इतना कोई अच्छा फीचर नहीं है प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए। और ये आपकी एरिया पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा है उतनी प्राइस बढ़ती जा रही है, जो कि अच्छा इंडिकेशन है। और ये तो प्राइस का अपने साथ बनाया हुआ है, जो कि पूरा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसी का हीट मैप बनाते हैं। हीट मैप में अच्छा, मैं पहले कोरिलेशन का मैट्रिक्स बना लेता हूँ। हमारे पास यूएसए डॉट कोरिलेशन, तो ये अगर आप देखें तो आपके कोरिलेशन है प्राइस के साथ। अगर हम प्राइस के साथ कोरिलेशन देखते हैं, आपके पास सबसे ज़्यादा कोरिलेशन जो है वो एवरेज एरिया इनकम का है 0.6। जितना कोरिलेशन 1 से करीब है उसका मतलब कि आपके फीचर्स स्ट्रांगली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। जितना 0 से करीब है वो उसका कोरिलेशन है ही नहीं, मतलब सही है। और इसी तरह अगर नेगेटिव -1 से
-1 से अगर क्लोज है आपका कोरिलेशन, इसका मतलब है कि स्ट्रांगली नेगेटिवली कोरिलेटेड है। ठीक हो गया। तो इसमें आपके देख सबसे ज्यादा कोरिलेशन है 0.6, और वो किसका है? एवरेज एरिया इनकम। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके एवरेज एरिया इनकम इस फीचर का सबसे ज्यादा कोरिलेशन है, जो कि ग्राफ से हमें दिख रहा है कि ये अच्छी तरह एक अच्छी लाइन पे फिट हो रहा है डेटा एज कंपेयर टू बाकी फीचर्स। और उसके बाद आपका ये हो गया, ये हो गया, और ये देखें हमारा एवरेज नंबर ऑफ बेडरूम्स का कोरिलेशन 0.1 है, मतलब 0 के ही करीब है। और ये कौन सा एवरेज नंबर ऑफ बेडरूम्स? ये वाला है जिस पे हम बात कर रहे थे कि ये एक्चुअली कोई स्ट्रेट लाइन पे डेटा सही फिट नहीं हो रही। ठीक हो गया। और इसी कोरिलेशन का मैं हीट मैप बना लेता हूँ, हीट मैप, और इसमें मैं यही दे देता हूँ यूएसए डॉट कोरिलेशन। तो ये आपका अगर हीट मैप बना है, अच्छा इसमें नोट इक्वल टू मैं शुरू कर देता हूँ। तो ये आपके कोरिलेशंस का मैट्रिक्स बन गया है। इसकी मैं फिगर थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, साइज इक्वल टू लेट्स से 10/6, ये बड़ी फिगर होगी। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो आपका जितना लाइट रेड वाला है ना, थोड़ा यहाँ से तो बिल्कुल वाइट ही बन जाता है, तो उतना कोरिलेशन ज्यादा है। तो अगर आप देखें तो ऐसे कौन से कॉलम्स हैं, और जितना यहाँ पे है मतलब डार्क है, ब्लैक जैसा है तो कलर है, तो उसका मतलब कि आपका कोरिलेशन बहुत कम है। अब देखें सबसे ज्यादा कोरिलेशन इसका है। ठीक हो गया। उसके बाद इसका है, और इसका है, उसके बाद और इससे ज्यादा, इसके बाद इसका है, और यहाँ से डार्क पूरा बन गया है। ठीक हो गया। अच्छा ये बाकी कोरिलेशन है ना, ये भी है, लेकिन ये बाकी जो हमारे फीचर्स है ना उनके दूसरे फीचर्स के साथ है। और ये भी इंपॉर्टेंट है बाकी फीचर्स को भी देखना, क्योंकि हम है ना अपने मॉडल्स में दो ऑलमोस्ट सेम कोरिलेशन वाले दो फीचर्स इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें मॉडल क्या करेगा कि दोनों फीचर्स को इंडिपेंडेंट देखेगा, अलग से देखेगा, जो कि सेंस जो कि मतलब जब उनकी ग्रोथ सेम हो रही है, उनका कोरिलेशन सेम है, तो हम मॉडल को क्यों बोलेंगे भाई उसको अलग अलग देखो। तो हम उसमें ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक फीचर ले सकते हैं, या फिर तो हम दोनों को कंबाइन करके एक फीचर न्यू बना सकते हैं, एक न्यू फीचर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि हम टेक्निक्स आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग के कौन से फीचर हम यूज करेंगे कौन से नहीं करेंगे। और दूसरा ये होता है कि आपका टारगेट वेरिएबल जितना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना वो मॉडल के लिए सही रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलरेडी है, लेकिन ये है कि मैं डिस्ट प्लॉट से फिर भी चेक कर लेते हैं डिस्ट प्लॉट, और उसमें हमारा यूएसए का प्राइस वाला कॉलम देख लेते हैं। प्राइस है ही नहीं, मैंने स्पेल शायद सही नहीं लिखी, यूएस डॉट एड, और हमारे पास देखें तो प्राइस का पी कैपिटल है, तो यहाँ पे मैं पी कैपिटल देता हूँ। तो ये देखें, अच्छा इसमें मैं पिंस दे देता हूँ ताकि थोड़ा ठीक से देखें, पिंस इक्वल से 30 पिंस दे देता हूँ। ठीक हो गया। तो अगर आप इसको देखें तो आपकी ये कर्व इस तरह है, लेकिन ये कि जीरो पे नहीं है। ये आपकी अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसका मेन जीरो होना चाहिए, तो ये आपकी जीरो के ऊपर नहीं है ये, लेकिन यहाँ पे इसकी जो शेप है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली शेप है। चलें तो हम आगे अब मॉडल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं देख लूं कि मेरा यूएसए डॉट कॉलम्स में ले लूं एक्स और वाई की। तो इसमें मैं हमारे ये सारे कॉलम्स ले रहूँगा, ये वाले कॉलम्स में अपने एक्स को ले रहूँगा, एक्स में हमारे ये सारे आगे, अभी मैं सारे कॉलम्स ले रहा हूँ, इवन तो इसका एवरेज नंबर ऑफ बेडरूम्स का कोरिलेशन कम है, लेकिन मैं फिलहाल सारे ले रहा हूँ। और हमारा वाई क्या हो जाएगा, अच्छा ये आपके यूएसए से हम ये कॉलम ले रहे होंगे। ठीक हो गया। और आपके इसमें हम सिर्फ हमारा वाई प्राइस है। अच्छा हमने एड्रेस को नहीं लिया क्योंकि सेंस ही नहीं बनता एड्रेस को क्यों नहीं लें। एड्रेस अगर आप अपनी देखें तो एड्रेस डॉट हेड देखो, तो एड्रेस आपकी हर एरिया की डिफरेंट एड्रेसेस हैं, ठीक है।
तो इससे मॉडल क्या लर्न कर सकता है? आगे सेम एड्रेस तो मे बी ना हो, हर किसी की डिफरेंट है, ये तो एग्जैक्ट एड्रेस लिखी हुई है, सही। तो हम एड्रेस नहीं ले रहे, तो ये हमारा एक्स एंड वाई हो गया, सही है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट लेट मी चेक, कुछ और फैक्टर्स पे हम देखते हैं, क्या इसमें नल है कोई वैल्यूज? इज नल और डॉट सम, तो कोई नल वैल्यू है ही नहीं। इसका मतलब है कि हमें कोई वैल्यू ड्रॉप नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, ये ऑलमोस्ट पूरा डाटा ऑलरेडी क्लीन हुआ पड़ा है। लेकिन आगे हम जब काम करे होंगे तो उसमें नल वैल्यूज भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगे, तो हम उस पर फिर देख रहे होंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलें। तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, मॉडल सिलेक्शन से फ्रॉम मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट टेस्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करता है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि क्या करता है। और इसमें मैं अगर ये लूँ तो इसमें आप अपने एक्स और वाई की वैल्यूज देंगे, और वो आपका जो डेटा है ना उसको आपको स्प्लिट करके देगा टेस्ट डेटा में और ट्रेन डेटा में। याद है मैंने कहा था कि हम अपनी डेटा में से कुछ डेटा रखेंगे टेस्ट के लिए, तो इसका ये इस तरह चलता है पूरा। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे ले लेता हूँ और ये हो गया। अच्छा, तो ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, उसमें आप x देंगे, y देंगे, आप अपनी टेस्ट साइज देंगे कि आप कितना टेस्ट साइज रखना चाह रहे हैं। लेट से मैं यहाँ पे है ना 0.2 देता हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं 20% डाटा टेस्ट को दे रहा हूँ, बाकी 80% ट्रेन के पास चल जाएगा। और ये रैंडम स्टेट है, आप कोई नंबर दे सकते हैं, सही है। और वो उस हिसाब से रैंडमाइज करेगा डाटा को, मतलब रैंडम वैल्यूज देगा, कुछ रैंडम वैल्यूज 20% रैंडम रोज टेस्ट को दे देगा, बाकी ट्रेन को देगा। और ये जो रिटर्न करता है वो आपके चार एक्चुअली चीजें रिटर्न कर रहा होता है। पहला आपको एक्स ट्रेन आ जाएगा, ट्रेन की एक्स वैल्यू, और दूसरी टेस्ट की एक्स वैल्यू। पहली दो एक्स वैल्यूज होती हैं जो कि एक ट्रेन की होगी, एक टेस्ट की होगी, और फिर आपकी दो वाई वैल्यूज होती हैं, उसमें पहली ट्रेन की होगी और दूसरी टेस्ट की होगी। तो ये हम करते हैं, 20% में डाटा उसके लिए रखा, तो हमारे पास स्प्लिट हो गया। अब हमारे पास एक ट्रेनिंग डाटा है, एक टेस्ट डाटा है। अब हम अपना एक मॉडल बनाते हैं। तो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। तो sklearn से मैंने लीनियर रिग्रेशन मॉडल इंपोर्ट किया है। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन क्या है? एक क्लास है, और पाइथन में हम क्लासेस के क्या ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको यूज करते हैं। तो मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मेरे पास ये लीनियर रिग्रेशन का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मेरे पास लीनियर रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं एल और डॉट टैब प्रेस करता हूँ तो मैं फिट कर सकता हूँ इस मॉडल पे। फिट फिट क्या होता है कि आप फिट करना मतलब ट्रेन करना, सही है। उसके बाद इसके गेट पैरामीटर्स, फिट इंटरसेप्ट और प्रिडिक्ट करेंगे, जो कि आप पहले फिट करेंगे उसके बाद ही प्रिडिक्ट करेंगे, और स्कोरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये इन सब चीज़ों को हम बाद में देखते हैं, पहले हम फिट करते हैं। और फिट करने के लिए आप अपनी पहले एक्स ट्रेन डाटा देंगे और एक्स टेस्ट डाटा देंगे, और यहाँ पे कॉमा है, सही है। ये आप चलाएंगे तो आपका मॉडल फिट होगा। और फिट किस तरह होगा इसमें? अच्छा, अगर आप देखें तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। पहले यहाँ पे एक्स ट्रेन आप डेटा देखें तो आपके पास पांच कॉलम्स यूज हो रहे हैं, सारे न्यूमेरिकल कॉलम से, सही है। और इसी तरह आप अगर अपना टेस्ट देखें, सॉरी टेस्ट नहीं, वाई ट्रेन आप ना देखें तो आपके पास एक ही कॉलम है प्राइस का। इसका मतलब क्या है कि हम 6 फीचर्स का एक्स ट्रेन दे रहे हैं, तो हर रोज उसके सामने हम बता रहे हैं कि हर ऑब्जर्वेशन की प्राइस भी क्या है, ऑलरेडी प्राइस बता रहे हैं। तो इतनी डेटा में से मॉडल को ऑलरेडी हम 6 फीचर्स दे रहे हैं, उनमें उनकी प्राइसेस भी दे रहे हैं। मतलब मॉडल को ऑलरेडी पता है कि कौन कौन सी फीचर्स के कितनी कितनी प्राइसेस हैं। इनमें से लर्न करेगा मॉडल, इनमें से खुद लर्न करेगा, और लर्निंग के बाद एक मॉडल बन जाएगा। तो इसको मैं अब रन करता हूं ऊपर वाले को।
सॉरी, लेट मी चेक हमने कहाँ पे गलती की है। ओ सॉरी यार, एक्स टेस्ट दे दिया है, वाई ट्रेंड देना है ना मुझे, वाई ट्रेंड दूंगा ना। मुझे एक्स और वाई वैल्यूज देनी है, एक्स ट्रेनिंग का एक्स और वाई, और आप एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट अपने टेस्ट के लिए यूज करेंगे। अच्छा, इसमें एरर दे रहा था कि आपके जो इनपुट है ना वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब ये कि जितनी आपके पास रोज हैं उतनी, जितनी आपकी ट्रेन की रोज हैं, एक्स की रोज हैं, एक्स ट्रेन की रोज हैं, वो आपकी उतनी ही रोज आपकी वाई ट्रेन की होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं मैच हो रही थी। ऑफकोर्स नहीं मैच हो रही थी क्योंकि 20% ही डाटा था सिर्फ एक्स टेस्ट में। अच्छा, मैं जो एरर होती है ना वो मैं वीडियो से निकाल नहीं रहा हूँ, ताकि जो मैं एरर करूँ और वो उसको फिर करेक्ट करूँ तो उसमें से आप भी कुछ सीख लें। चलें इसको हम फिट करते हैं, तो ये आपका फिट हो गया। अच्छा, इसमें कुछ होते हैं कि फिट इंटरसेप्ट का एक है, और नंबर ऑफ जॉब्स, मतलब ये आपका प्रोसेस का काम होता है, इसको छोड़ दें। ये कीवर्ड होता है नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज मतलब कि अगर आप देखें ना, लेट से हमारा जो यूएसए वाला डाटा था उसको मैंने जब डिस्क्राइब किया था, तो अगर आप देखें तो आपका सारे फीचर्स एक स्केल पे नहीं है, तो ये एक स्केल पे नहीं है। इसमें आपकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, इसमें इतनी है, इसमें इतनी है, इसमें इतनी है, और इसका एवरेज लेट से आपका ऑलमोस्ट 70,000 है, और इसमें आपका 6 है जस्ट, इसमें आपका 7 है, और इसमें आपका 4 है। तो ये सारे एक स्केल पे नहीं है, तो मॉडल क्या समझेगा कि भाई इसकी तो वैल्यूज बहुत ज्यादा है, तो इसको मे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दे फीचर को। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि आपकी इस वैल्यूज ज्यादा है उसकी वजह से तो इसको इंपॉर्टेंस देना, ये तो कोई बात नहीं बन रही ना। डिपेंड करता है कि ये फीचर आपके प्राइस, जो आपका टारगेट वेरिएबल है उससे कितना कोरिलेटेड है, उस हिसाब से इसको इंपॉर्टेंस दें। तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मलाइज करें, नॉर्मलाइज करने का मतलब ये है कि सबको एक स्केल पे लाना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर नॉर्मलाइज हम कर रहे हैं ना, तो इन सबको 0 और 1 के बीच में वैल्यूज दे देगा, और इन सबको 0 और 1 के बीच में वैल्यूज दे देगा, तो सारे एक स्केल पे आ जाएंगे, और वो मॉडल के लिए बहुत अच्छा है। अब नॉर्मलाइजेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो ये वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर नाउ जिस तरह है उस तरह कर रहे हैं, ताकि इसी तरह से हम देख लें कि हमारा मॉडल कैसे परफॉर्म करता है। अच्छा, अब हम मॉडल को इवेल्यूएट करते हैं कि मॉडल में क्या क्या चीज़ें आई हैं। अगर मैं यहाँ पे इंटरसेप्ट देखूँ इसका, तो ये इंटरसेप्ट आया है। ये इंटरसेप्ट क्या है एक्चुअली? अच्छा, LR डॉट, अगर मैं क्या हो गया, कोएफिशिएंट्स देखूं, तो ये सारे कोएफिशिएंट्स हैं। अच्छा, मेरे पास कितने 6 फीचर्स थे ना, तो पहले फीचर का कोएफिशिएंट 1 2 3 4 5, अच्छा 5 ही थे आई गेस। अगर मैं एक्स ट्रेन डॉट हेड देखता हूँ तो इसमें कितने थे, 5 थे, 6 थे, 3 2 5 थे, अच्छा 5 थे। तो हर एक का हमारे पास कोएफिशिएंट आ गया और ये इंटरसेप्ट आ गया। अब आपकी एक्चुअली इक्वेशन क्या है, अगर आप देखें तो आपका ये ए हो गया एक, ठीक है। मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाता हूँ, चले। अच्छा, ये मैं पूरा कॉपी कर लूँ, आपको एक इक्वेशन बना के देता हूँ कि कैसे लीनियर इक्वेशन बनी है एक्चुअली। ये आपका कोई वैल्यू x1 मल्टीप्लाई बाय x1, और फिर ये आपका प्लस ये कोई ना कोई वैल्यू मल्टीप्लाई बाय x2, और ये आपकी कोई ना कोई वैल्यू मल्टीप्लाई बाय x3, ये सारे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, और ये आपकी कोई ना कोई एक कोएफिशिएंट और प्लस वो मल्टीप्लाई बाय x4, एंड प्लस ये आपका कोएफिशिएंट एंड मल्टीप्लाई बाय x5, एंड प्लस आपका इंटरसेप्ट। ये आपकी एक इक्वेशन है। क्या ये इक्वेशन इस तरह नहीं है, ax प्लस ax1 लेट से प्लस bx1 और bx2 प्लस cx4 प्लस dx5, अच्छा 3 मैंने दिया नहीं, 3 4 एंड प्लस dx5 और प्लस आपका f। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ये आपकी लीनियर एक इक्वेशन है जिसमें आपके बहुत सारे 5 फीचर्स हैं उसमें, और मॉडल का काम था कि ये इंटरसेप्ट और इन 4 और 5 वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स ढूंढना।
अकॉर्डिंग टू डेटा जो मॉडल फिट हो। तो इसने ये आपके कोफिशिएंट्स एस्टिमेट किए हैं और आपका ये इंटरसेप्ट एस्टिमेट किया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि आपके इसका एक डेटा फ्रेम बना लेता हूँ, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ताकि सारे आपको सही समझ आ जाए कि किसका कौन सा कोफिशिएंट है। इसमें हमारे लीनियर रिग्रेशन और इसके कोफिशिएंट, ठीक है, और इंडेक्स में दे देता हूँ हमारे एक्स के कॉलम्स, और हमारे जो इसमें जो कोफिशिएंट्स होंगे उनका कॉलम, तो उस कॉलम्स का नाम मैं दे देता हूँ हमारा कोएफिशिएंट्स। ठीक हो गया। ये आपका एक डेटा फ्रेम बन गया। ठीक है, इसमें आपके पास हर कॉलम आपके हर फीचर का क्या क्या कोएफिशिएंट एस्टिमेट किया मॉडल ने वो आ गया इधर। सही है। तो एवरेज इनकम कोएफिशिएंट ये है, एवरेज हाउसेज का ये है, नंबर ऑफ रूम्स का ये है, नंबर ऑफ बेडरूम्स का ये है, एवरेज एरिया पॉपुलेशन का ये है। तो ये आपके कोएफिशिएंट्स हो गए जो मॉडल ने एस्टिमेट किए। ठीक हो गया। अब इन कोएफिशिएंट्स को आप इंटरप्रेट किस तरह करेंगे उस बात पे आते हैं। सही है। तो ये छोटा सा इसको पढ़ लेते हैं, इंटरप्रेटिंग द कोएफिशिएंट। इसमें देखो क्या कह रहा है कि होल्डिंग ऑल द अदर फीचर्स 1 यूनिट इंक्रीज इन एवरेज एरिया इनकम। एवरेज एरिया में अगर 1 यूनिट हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी प्राइस कितनी 21.6 इंक्रीज होगी। सही है। और इसी तरह बाकी फीचर सबको होल्ड करके अगर आप 1 यूनिट एवरेज एरिया हाउस एज बढ़ाएंगे तो आपका 1,64,666.4 डॉलर आपकी प्राइस बढ़ेगी। सही है। मतलब ये कि एक्चुअली अगर आप यहाँ पे देखें ना तो ये क्या हो रहा है, 1 यूनिट अगर आप यहाँ पे देंगे ना, 1 यूनिट में अगर यहाँ पे देता हूँ तो मल्टीप्लाई एक्चुअली 1 हो रहा है तो इतनी प्राइस आपकी बढ़ी, 2 यूनिट दूंगा तो 2 मल्टीप्लाई इतनी आपकी प्राइस बढ़ी। ठीक है। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। सही है कि हर कोएफिशिएंट एक्चुअली डिटरमाइन कर रहा है कि उसी फीचर के कितने यूनिट्स हैं और वो आप उस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वो उतनी उन यूनिट्स की एडिशन प्राइस में चलती जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे है ना प्राइस पे अगर आप बोलेंगे भाई 1 यूनिट एरिया बढ़ने से इतनी प्राइस क्यों बढ़ी है, तो ये मे भी सेंस ना बने क्योंकि डेटा रियल डेटा नहीं है ना, बनी बनाई हुई डेटा है, तो इसमें मे भी कोई रियल वर्ड का सेंस नहीं बना हो। और आप इसमें बहुत सारे बाकी कैगल से डेटा सेट्स उठा के रियल वर्ड वाले ना उस पर काम कर सकते हैं, उसमें मे भी आपका सेंस बनना हो रियल डेटा का। अच्छा, अब हम मॉडल को थोड़ा इवेल्युएट करके देखते हैं कि क्या चीज़ है। इस लीनियर मॉडल का अपना एक स्कोर का मेथड होता है। ये आपका एक्चुअली आपको आर स्क्वायर वैल्यूज कैलकुलेट कर लेता है। अब आर स्क्वायर क्या होता है और भी सारे दो और वैल्यूएशन मैट्रिसेस हैं जो कि मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि क्या है। फॉर नाउ हम देख लेते हैं कि है क्या। अब मैं ये आपका एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ये एक्स एंड वाई की वैल्यूज लेगा। अच्छा देखें, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इवन दो मुझे इवेल्यूएट मॉडल किस पे करना चाहिए, टेस्ट डेटा पे, लेकिन मैं फिलहाल जो मैंने जिस पे ट्रेन किया ना वही डेटा मैं देख रहा हूँ कि मेरी 91% एक्यूरेसी आ रही है, 91.7% एक्यूरेसी आ रही है। और इसी डेटा पे ही तो ट्रेन किया है, तो मॉडल को ऑलरेडी इस डेटा का पता है, तो उस पे अगर उसको प्रेडिक्ट करा है तो ऑलमोस्ट एक्यूरेसी ज्यादा आ सकती है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, टेस्ट डेटा पे अगर ये करूँ तो मेरी एक्स टेस्ट है जो कि मॉडल ने कभी देखी नहीं है, हमने अलग से रखी हुई थी चेक करने के लिए। तो वाई आपकी टेस्ट है, इस पे एक्यूरेसी में देखूं तो भी मेरी ऑलमोस्ट सेम आ रही है। अच्छा, अब ये सेम क्यों आ रही है, मेरे पास इतनी कोई ज्यादा ऑब्जर्वेशन थी, डेटा पूरा स्ट्रेट सारा क्लीन हुआ पड़ा है, इसमें कोई है ही नहीं इतनी कुछ, लेकिन फिर भी अगर आप देखें ना तो डेटा बहुत स्ट्रेट हुआ पड़ा है। सही है। लेकिन रियल वर्ल्ड का आप डेटा देखें ना, उसमें आपकी ट्रेन मॉडल की एक्यूरेसी, अगर ट्रेन पे आप देखेंगे तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा आ रही होगी, लेकिन टेस्ट पे इतनी ज्यादा नहीं आ रही होगी। सही है। और ये आर स्क्वायर कैलकुलेट करता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट टैब प्रेस करें तो आपको ये बता रहा है कि रिटर्न्स द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर ऑफ द प्रेडिक्शन। लेकिन हम बाकी और भी चीजें हैं जो आगे देखते हैं मैट्रिक्स को इवैल्यूएशन करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, प्रेडिक्ट करता हूँ। हमारा लीनियर मॉडल है, इसमें प्रेडिक्ट का मेथड होता है। अब मैं एक्स टेस्ट जो मेरे पास था ना वो मैं देता हूँ और मेरे पास उसी टेस्ट की प्रेडिक्शंस आ जाएंगी। ये सारी प्रेडिक्शंस हैं उसकी जो कि मैं प्रेडिक्शन के उसमें मैं देता हूँ। ये हमारी प्रेडिक्शंस है। वाई टेस्ट हमारे पास ऑलरेडी है
जो कि रियल डाटा है, एक्स टेस्ट के करस्पॉन्डिंग वाई टेस्ट जो रियल प्राइसेस हैं वो हमारे पास हैं, और ये मॉडल ने प्रिडिक्ट करके दिए हैं उसी एक्स टेस्ट की। सही है। अब हम देखते हैं कि मैं एक स्कैटर प्लॉट बनाता हूँ, वाई टेस्ट जो हमारा रियल डाटा है और प्रिडिक्शंस का। सही है। और ये हमारा प्लॉट देखें तो स्ट्रेट लाइन बनना है, मतलब कि बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस आई है हमारे पास। सही है। अच्छा देखें, मैं यहाँ पे अगर वाई टेस्ट सेम डाटा दे रहा हूँ ना, सेम से बना रहे हैं तो पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्योंकि दोनों सेम डाटा ही है। और अगर हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं ना, तो कुछ प्रिडिक्शंस ऑफ कोर्स गलत आई है, इसलिए पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन के इतना क्लोज है कि एक्यूरेसी 3। अच्छा, इसी वजह से प्रिडिक्शंस की एक्यूरेसी क्या थी, 91% थी। 91% थी प्रिडिक्शंस की हमारे लीनियर मॉडल की एक्यूरेसी। इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रिडिक्शंस है इसमें 9% जो प्राइसेस है वो ठीक से प्रिडिक्ट नहीं हुई है, उसी वजह से तो ये रेजिडुअल्स थोड़े इधर उधर हो रहे हैं, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं बनी हुई है। ठीक हो गया। और हमारे रेजिडुअल्स क्या है, अच्छा रेजिडुअल्स क्या है, आपकी एरर कि आपकी एक्चुअल वैल्यू लेट से 50 थी और आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट 40 किया है। इसका मतलब है कि 10 एक रेजिडुअल है, मतलब ये एरर है आपकी 50 तो एक्चुअल प्राइस तो 50 थी, मॉडल ने 40 प्रिडिक्ट किया, मतलब कि 10 यूनिट्स उसने गलत प्रिडिक्ट किए। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो एक्चुअली वाई टेस्ट है उसको प्रिडिक्शन से माइनस कर देते हैं। तो हमारी जो y की एक्चुअल वैल्यू है ना, उसमें से प्रिडिक्शंस माइनस करते हैं, बाकी जो बचेंगी ना वो हमारी एरर्स होंगी। तो ये बाकी एरर्स हैं, किस में इसने ज्यादा प्रिडिक्शन कर लिया है, किस में कम प्रिडिक्ट कर लिया है, तो ये हमारी एरर है। इसको अब मैं प्लॉट करके अगर देखूं, इसका अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बनाता हूं, ठीक है, तो हमारा ये बन रहा है। तो अगर हम रेजिडुअल्स का हिस्टोग्राम देखें तो ये 0 पे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इसका मतलब है कि यू डिड ए वेरी गुड जॉब। और यहाँ पे भी अगर आपका प्रेडिक्शंस और एक्चुअल का जो आपका स्कैटर प्लॉट है वो भी समथिंग लाइक दिस अगर दिखे, स्ट्रेट लाइन की तरह दिखे, तो इसका मतलब है कि आपने मॉडल अच्छा बनाया है। ठीक हो गया। अब आते हैं कि हम मॉडल को इवेल्युएट किस तरह करेंगे। ये मैंने कुछ बनाया है, रिग्रेशन इवेल्यूएशन मैट्रिसेस। इसमें आपके पास एक मीन एब्सोल्यूट एरर होती है, मीन स्क्वायर्ड एरर होती है जो कि हमने देखी ऑलरेडी, और रूट मीन स्क्वायर्ड एरर होती है। ठीक हो गया। तो आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है कि हर आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से आप आपकी प्रेडिक्शन वैल्यू माइनस करेंगे और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। इसका मतलब क्या बना, आपकी ये सारी y की जो वैल्यूज है ना, उसमें से आप जब माइनस ये कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली कभी उसने प्रेडिक्शन ज्यादा दी होगी, कर दी होगी, कभी कम कर दी होगी, तो उसमें कुछ आपके रेजिडुअल्स प्लस के होंगे, कुछ माइनस के होंगे। तो आप क्या करेंगे, उन सब का एब्सोल्यूट वैल्यू लेके और फिर उसी वो सारे एवेल्यूएशंस ऐड कर लेंगे, सारे रेजिडुअल्स ऐड कर लेंगे, वो आपकी टोटल एब्सोल्यूट एरर बन जाएगी। उसका आप एवरेज ले लेंगे, टोटल आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसे डिवाइड बाय n करेंगे, तो आपकी एवरेज उसी, इसका नाम ही यही है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन मतलब उसका एवरेज। तो आपकी जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट इसलिए क्योंकि हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं हर एक रेजिडुअल की, तो ये आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर होगी। ठीक है। और ये आपकी क्या है, मीन स्क्वायर्ड एरर। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो रेजिडुअल आ रहा है, आपकी जो एरर आ रही है, उसका आप स्क्वायर ले रहे हैं और फिर सम करते जा रहे हैं। तो हर रेजिडुअल जो आएगा उसका स्क्वायर होगा और वो सारे रेजिडुअल आपस में सम होंगे, और ऑफ कोर्स उसका आप 1/n मतलब उसका एवरेज ले रहे हैं, जो कि उसी वजह से आपका मीन स्क्वायर एरर हो गया। और ये है रूट मीन स्क्वायर एरर, जो कि आप टोटल रूट मीन स्क्वायर एरर आपकी मीन स्क्वायर एरर है, उसका आप रूट लेते हैं, तो ये आपका रूट स्क्वायर एरर हो गया। अब इन सबको कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। MAE is the easiest to understand because it is the average error. Absolutely. मीन एब्सोल्यूट एरर आपका जस्ट आप सारी एवरेज का एब्सोल्यूट लेके उनका एवरेज लेते हैं, जो कि आपका एक एवरेज एरर है, दैट्स इट। MSE mean squared error is more popular than MAE because MSE punishes larger errors which tends to be more useful in the real world. अब देखो लार्जर एरर्स कैसे,
देखें अगर मेरी यहाँ पे एरर लेट से 5 आई है तो वो उसका स्क्वायर ले रहा है, 25 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मेरी वैल्यूज 2 आई है रेजिडुअल, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो अब 2 एज कंपेयर टू 5, उसमें इतना डिफरेंस 3 का ही डिफरेंस है, लेकिन 4 और उसका एज कंपेयर टू 25 आप देखें ना तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सही है, तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है, अगर थोड़ी भी लार्जर एरर है ना तो उसको स्क्वायर कर रहा है, मतलब कि उसको थोड़ी ज्यादा पनिशमेंट दे रहा है, उसको ज्यादा कंसीडर कर रहा है कि यार ये बहुत बड़ी एरर है। मतलब कि जो बड़े वाले रेजिडुअल्स हैं, जो बड़ी एरर्स हैं, उसको ये कंसिडरेशन में ले रहा है और उस पे उसको ज्यादा कंसिडरेशन में ले रहा है, उसको एक्चुअली पनिश ज्यादा कर रहा है। तो ये मीन स्क्वायर्ड एरर आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर से ज्यादा अच्छा है, और इसीलिए बाज दफा यही यूज होता है, ये वाइडली यूज होता है मीन स्क्वायर्ड एरर। नेक्स्ट हमारा है RMSE, जो कि मीन स्क्वायर्ड एरर का रूट है, इज इवन मोर पॉपुलर देन MSE बिकॉज RMSE इज इंटरप्रेटेबल इन द Y यूनिट्स। अब इसका आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे हर वैल्यू का स्क्वायर किया था, उसी का आप रूट ले रहे हैं, तो फिर आपकी ये जो वैल्यूज आएगी ना वो इन टर्म्स ऑफ Y आ जाएगी, के इन टर्म्स ऑफ Y आ जाएगी। तो उससे आप इजीली प्रेडिक्ट, मतलब इजीली आप उसको रीड कर सकते हैं, वो एक इंटरप्रेटेबल है यूनिट्स में, जो हमारे Y के यूनिट्स होते हैं उसी में। क्योंकि अभी देखो हमने ये स्क्वायर तो एक्स्ट्रा लगाया ना रेजिडुअल्स के, रेजिडुअल्स जो एक्चुअली उनको तो हम देख ही नहीं रहे, इसको हम स्क्वायर कर लिया था, हमने स्क्वायर कर लिया था, उसका हम रूट भी ले लेते ताकि वो अपने पिछले फॉर्म में आ जाए। और ये सारे लॉस फंक्शंस हैं ऑब्वियसली, सही है, और लॉस फंक्शन है मतलब हम चाह रहे हैं हमारा लॉस जितना कम हो, ये हमारी क्या है, एरर्स का सम है, एरर्स का एवरेज है। तो हम चाह रहे हैं एरर्स का एवरेज जितना ज्यादा होगा उतनी हमारी एरर ज्यादा है, हमें एरर ज्यादा तो नहीं चाहिए, हमें एरर कम चाहिए। तो एरर का एवरेज जो है वो हमारा कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना हमारा मॉडल अच्छा होगा। तो ये सारे आपके लॉस फंक्शंस हैं, एंड लॉस फंक्शंस बिकॉज वी वांट टू मिनिमाइज देम। अब हम sklearn में किस तरह इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो sklearn के मैट्रिसेस होते हैं। sklearn डॉट, अगर आप क्यों नहीं आ रहा, लेट मी राइट दिस फ्रॉम sklearn डॉट, ये मैट्रिसेस होते हैं, और इंपोर्ट, और मैं करता हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। और आपकी जो रूट मीन स्क्वायर्ड एरर है वो हम मीन स्क्वायर्ड एरर का रूट ले लेंगे सिंपली। तो ये मैंने इंपोर्ट कर दिए, और मैं अब प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, और मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर इज, और ये मेरा क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसके अंदर आपके पास क्या होता है, आप ट्रू वैल्यू देते हैं, प्रेडिक्ट वैल्यू देते हैं। तो ट्रू मेरी वैल्यू y टेस्ट है, और प्रेडिक्शंस मेरी प्रेडिक्शंस हैं, ठीक हो गया। और इसी तरह थोड़ा मैं लिख लेता हूँ प्रिंट, और इसमें आपकी ये मीन स्क्वायर्ड एरर है, एरर इज, और ये में मीन स्क्वायर्ड एरर, और इसमें भी आप y ट्रू दे रहे होंगे वैल्यूज, और आपकी प्रेडिक्शंस दे रहे होंगे, और आपकी प्रिंट रूट मीन स्क्वायर्ड एरर इज, और ये आपकी क्या है, np डॉट स्क्वायर रूट ऑफ आपकी ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस मीन स्क्वायर्ड एरर का स्क्वायर रूट आपका रूट मीन स्क्वायर्ड। तो ये सारी अगर हम देखें तो हमारे पास तो ये हमारे पास एरर्स आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप इसमें देखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर आपकी इतनी है और मीन स्क्वायर्ड एरर ज्यादा है। ज्यादा क्यों है, क्योंकि हमने इसमें हर रेजिडुअल को स्क्वायर किया हुआ था, तो इसकी एरर ज्यादा है। अब मॉडल को पता चल के एरर ज्यादा है तो वो मॉडल और अच्छी तरह ट्रेन करेगा, सही है। जिस रेजिडुअल पे जिस ऑब्जर्वेशन की एरर ज्यादा थी उस ऑब्जर्वेशन को और वो अच्छी तरह से देखेगा, अच्छी तरह से ट्रेन करेगा। और इसी तरह मीन स्क्वायर्ड एरर, इसका आपने स्क्वायर रूट लिया है जो कि आपको आपके वाई के फॉर्म में आ गया कि इतनी वैल्यू उसकी है। ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया ना, इतनी तो वैल्यू हमारी किसी में थी नहीं, तो इतनी एरर कैसे आ सकती है, ऑब्वियसली, ठीक हो गया। अच्छा,
अब ये हमारा छोटा सा एक पहला प्रोजेक्ट था। मे बी इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आई हो, लेकिन ये है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएं। सही है। इसमें हमने डाटा बहुत क्लीन डाटा लिया हुआ था मैंने, इसमें कोई नल वैल्यूज़ नहीं थे, कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं थी। जस्ट मॉडल लेके और मुझे जस्ट फिट करना था, मुझे कोई प्री प्रोसेसिंग इसमें इतनी ज़्यादा नहीं करनी थी। सही है। और छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट थे आई होप कि मैंने क्लियर किए हो। एंड अब आप एक काम कीजिए, आप एसके फ्रॉम sklearn डॉट लोड नहीं डॉट डेटा सेट्स, sklearn के अपने डेटा सेट्स होते हैं, ठीक है, वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आप करें आपका लोड बोस्टन, ये डेटा सेट है ना आपका, इस पे आप काम करें। इसको आप आपकी बोस्टन बोस्टन इक्वल टू लोड बोस्टन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। तो आपको अगर मैं अभी बोस्टन सिर्फ लिखता हूँ तो आपके पास इस तरह की डाटा आई हुई है, बहुत मैसी। ठीक है, इसमें आपकी डाटा है और टारगेट वेरिएबल्स हैं और उसके बाद आपके फीचर्स नेम्स हैं, डिस्क्रिप्शंस भी है। तो आपको अगर डेटा चाहिए तो आप डॉट डेटा करें तो ये आपके पास डेटा आ गई। ठीक है। इसी तरह बोस्टन डॉट आपका, अगर आप टारगेट देखें तो आपके पास टारगेट आ गया, टारगेट वैल्यूज आ गई। ठीक है। तो इस पे आप मॉडल बनाएं। ठीक है। और भी अगर आपको ये डाटा सेट नहीं पसंद तो आप बहुत बाकी डाटा सेट्स बहुत हैं, ये सारे आईआरएस के डाटा सेट्स हैं, ये वो बहुत सारे डाटा सेट्स हैं, इनमें से आप किसी पे भी काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अपनी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उसको उतना आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। और बाकी और कुछ कंसेप्ट्स हैं वो हम आगे देख रहे होंगे, आगे कर रहे होंगे। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको इसमें बता देता हूँ। हमारा जो एक कोरिलेशन वाला फीचर नहीं था वो कौन सा था, उसको हटा के फिर देखते हैं। एवरेज नंबर ऑफ बेडरूम्स वाला फीचर हम हटा के देखते हैं क्योंकि इसका कोरिलेशन इतना अच्छा नहीं था, ये मैंने हटा दिया है। अब हम आगे देखते हैं, सबको रन करता जा रहा हूँ मैं और मॉडल ट्रेन हो गया। इसका इंटरसेप्ट ऑफकोर्स चेंज आएगा, थोड़ा चेंज आया है और इस पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे लग रहा है क्योंकि डेटा ऐसा है। ठीक है। अब इसकी अगर हम स्कोर देखते हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। ठीक। अच्छा देखें, ट्रेन और टेस्ट पे भी सेम आ रहा था, मतलब जैसा डाटा है ना उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। दैट्स इट। सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और बाकी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और बहुत सारी चीज़ें आपको डाटा को रेडी करने के लिए, हम डाटा ही आगे ऐसा लेंगे तो फिर उस पर काम करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फॉर नाउ प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।